बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल मैंने ये एक लेक्चर आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर दिया था, लेकिन कुछ किसी वजह से ये वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी और उसी लेक्चर को मैं दोबारा आपके साथ अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वॉइस इशू की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द मटेरियल। अब हम चलते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें अभी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल वो वाला मटेरियल होता है जिसमें जो मेन चेन होती है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, वो जो बैकबोन है वो हाइड्रोकार्बन्स की हो, यानी कि उसमें जो मेजर चेन है वो हाइड्रोकार्बन की हो। जैसे ये है आपके पास एक, मैंने ये चेन बनाई। अब ये वाली जो चेन है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास मेन चेन है जिसको हम बैकबोन कहते हैं किसी भी कंपाउंड की। तो ये सारे के सारे कार्बन है और फर्दर यहाँ पर इसके साथ जो डिफरेंट और सब्स्टिट्यूएंट हैं वो हाइड्रोजन हैं। तो ये एक हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। अगर इस टाइप का हमारे पास कोई लॉन्ग चेन मटेरियल बनता है, कोई पॉलीमर बनता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो एज ए मेन चेन नहीं होती, कि उसमें हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है हाइड्रोकार्बन के होने की, लेकिन वो एज ए मेन चेन उसमें नहीं होंगे। लेकिन ये पॉसिबल है कि वो उसके साथ कहीं और सब्स्टिट्यूट हों, यानी कि जो उसकी सब चेन है या ब्रांचेस जिसको कहते हैं। लेकिन जो मेन चेन होगी उसमें कार्बन की बजाय कोई और यहाँ पर एटम होगा। यहाँ पर कार्बन की बजाय सिलिकॉन हो सकता है, यहाँ पर कार्बन की बजाय ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ पर कार्बन की बजाय फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो बैकबोन बनेगी, उस बैकबोन के अंदर सिलिकॉन हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, उसमें फास्फोरस हो सकता है। यानी कि मेन चेन में इनमें से कोई भी कंटेंट अवेलेबल हो सकता है। तो ब्रांचेस में पॉसिबिलिटी है कि इस यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। जैसे कि अगर लेट्स सपोज हम ये कहें कि ये सिलिकॉन और सिलिकॉन के 4 बॉन्ड बनने हैं, बाकी जो मेन चेन है यहाँ पर कार्बन नहीं होगी, लेकिन जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर मुमकिन है कि ये हाइड्रोकार्बन हो, लाइक दिस के जैसे ये दोनों मिथाइल ग्रुप इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, या फर्दर नाइट्रोजन के साथ भी इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोकार्बन की हो सकती है। तो ये क्या हैं, ये हैं इसकी जो जिसको हम कहते हैं कि ब्रांचेस हैं, ये मेन चेन नहीं है। तो ब्रांचेस में हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बैकबोन है किसी भी कंपाउंड की जिसको हम मेन चेन कहते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगे। अगर हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, और अगर हाइड्रोकार्बन के अलावा इनमें से कोई भी कंपाउंड्स हैं तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। अब ये जो हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं प्रॉपर सी इनऑर्गेनिक मटेरियल की, और वो है जी सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव हाइड्रोकार्बन चेन एज ए मेन चेन। सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव हाइड्रोकार्बन चेन एज ए मेन चेन, जिसमें मेन चेन के तौर पे उसमें हाइड्रोकार्बन नहीं होते, इस कॉल्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर स्टडी हम कर रहे हैं ऐसे पॉलीमर की करेंगे, ऐसे सॉलिड्स की करेंगे जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर हो। हम ऑर्गेनिक नेचर के जो हैं उनको उनकी बजाय इनऑर्गेनिक में मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है?
हमें कंपैरिजन लेते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल वर्सेस ऑर्गेनिक मटेरियल का, कि आपके पास लेट्स सपोज प्लास्टिक है, अगर हम ये कहें तो उस वो जो प्लास्टिक है वो दोनों टाइप का हो सकता है, यानी उसमें वो ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकता है। अगर वो ऑर्गेनिक इन नेचर है तो क्या होगा कि वो प्लास्टिक जो जिसमें हाइड्रोकार्बन है, इसको आप कूल्ड करें, जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डरली अगर आप इसको कूल करें तो ये प्लास्टिक जो है ये टूट जाएगा, ब्रिटल प्लास्टिक बनेगा ये। और थोड़ी सी आप फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, ये भुरभुरा सा प्लास्टिक होगा। या फिर ये अगर इसको हीट मिले तो हीट की वजह से भी ये प्लास्टिक जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी। लेकिन अगर वही प्लास्टिक जो है उसमें जो पॉलीमर है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, तो यानी कि उसमें सल्फ़र है, फास्फोरस है या ऑक्सीजन है, उसकी जो बैकबोन है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द के जिसमें बैकबोन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं। देखिए, वो प्लास्टिक दोनों ही हैं, ये भी प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है, ये भी पॉलीमर होगा और ये भी पॉलीमर होगा। लेकिन इन दोनों पॉलीमर्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये ना तो बहुत ज़्यादा जो कूलिंग है उसको बर्दाश्त कर सकेगी, ना ही ये बहुत ज़्यादा जो हीटिंग है उसको बर्दाश्त कर सकेगी, और ये दोनों के लिए सेंसिटिव होगी। ठीक है। लेकिन इसके कंपैरेटिव ये जो प्लास्टिक होगा, जो पॉलीमर इनऑर्गेनिक इन नेचर है, वो इस टेम्परेचर रेजिस्टेंस के तौर पे होगा, यानी कि कूलिंग और हीटिंग का उसके ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया नंबर 2 के ऊपर। हमारे पास जो सेकंड है वो होगा जी सेकंड, ये फर्स्ट था हमारा, और सेकंड जो इसका हम कंपैरिजन आपस में कर रहे हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल का, वो है फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल। और आपको पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं। बहुत ही क्विकली वो आग को कैच कर लेते हैं, पकड़ते हैं। और इसकी एक बहुत सी जो एग्ज़ाम्पल है आपके सामने पेट्रोल की है। वो जो पेट्रोल होता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सारे के सारे। अब ये जो पेट्रोल है हाईली फ्लेमेबल है, बहुत ईज़िली फायर को कैच करता है। जबकि अगर वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक इन नेचर, तो वो हाईली फ्लेमेबल्स नहीं होगा, तो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगे, तो वो फ्लेमेबल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये दूसरा जो एज है इसका इनऑर्गेनिक मटेरियल का, ये भी ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जो थर्ड वन है इसको हम पहले भी डिस्कस हमने कर लिया है, फिर भी ये देख लें, नॉट हार्ड प्लास्टिक ऑन कूलिंग। और ये क्या है, हार्ड ऑन कूलिंग। जो प्लास्टिक है, जो पॉलीमर है ऑर्गेनिक नेचर का, वो हार्ड हो जाएगा, जबकि जो इनऑर्गेनिक का है प्लास्टिक वो हार्ड नहीं होगा। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक नेचर होगा वो कूलिंग पे हार्ड हो जाएगा, और अगर उसको स्लाइटली कहीं से भी कोई थोड़ी सी भी फोर्स मिले तो वो वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट है फोर्थ वन, वो है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो नॉट ईज़िली ब्रेकेबल, जबकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो ईज़िली ब्रेकेबल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो उसके दरमियान जो कोवलेंट करैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होगा। जबकि अगर हम फास्फोरस ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अगर हम सिलिकॉन ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। क्योंकि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम
क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक करैक्टर है, आयनिक करैक्टर है, वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के नीचे दूसरे ग्रुप के अंदर सिलिकॉन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, और इसी तरह ये नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है। और अगर हम देखें तो आयनिक करैक्टर की बात करें तो आयनिक करैक्टर टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो और इसी वजह से जब कोवलेंट करैक्टर उसका मतलब इसमें डिक्रीज़ करता है तो जो बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा एज़ कम्पेयर टू कि जो बॉन्ड बिटवीन कार्बन और कार्बन बनेगा, ठीक है। तो बॉन्ड की ये स्ट्रेंथ होने की वजह से जो जो आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो लेस स्टेबल होता है। अब हम फिर चलते हैं नेक्स्ट जो इसका एक और पॉइंट है, फिफ्थ, वो है ऑयल्स का। अगर ऑर्गेनिक ऑयल है तो वो हाईली अनस्टेबल ऑयल होगा, और अगर वो इनऑर्गेनिक नेचर का ऑयल है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है मोब ऑयल की, जो कि गाड़ियों के इंजन में मोबाइल डालते हैं, जिसको मोबाइल आमतौर पर कहते हैं, लेकिन मोब ऑयल होता है वो। तो ये जो मोब ऑयल है जो हम किसी भी बाइक के इंजन में, गाड़ी के इंजन में जो मोब ऑयल डलता है, ये मोब ऑयल अगर ऑर्गेनिक इन नेचर है तो ऑन हीटिंग, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इंजन चलेगा तो हीटिंग तो होगी, ऑन हीटिंग ये जो मोबाइल होगा किसी भी इंजन के अंदर, इसकी बर्निंग हो जाएगी और इसकी इवेपोरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि हीट जैसे जैसे इनको मिलेगी तो ये हीट रेजिस्टेंस तो नहीं है, बल्कि उनके साथ इसकी जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वही जो मोबाइल है जो किसी भी गाड़ी के इंजन में है और वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसकी जो है जैसे ही इंजन चलेगा वो ऑयल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी पायरोलिसिस हो रही होगी। वो जो ऑयल है वो वोलाटाइल ऑयल है, वो वेपर्स में और फिर उसकी बर्निंग होके वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर वो इनऑर्गेनिक है, वो चलते चलते मोबाइल चलता भी रहता है, उसकी थिकनेस तो कम हो जाती है, लेकिन उसका जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता, बल्कि वो इंजन में उतना ही होता है जितना आपने डाला था। हाँ, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। तो ये तो हो सकता है, लेकिन वो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल टाइप का ऑयल होगा उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी, लेकिन जो ऑर्गेनिक होगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये वोलाटाइल ऑयल होते हैं। तो ये भी देखें कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, और टाइप्स ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में इनऑर्गेनिक मटेरियल जो सबसे पहली टाइप है वो है सिलिकॉन पॉलीमर की। सिलिकॉन को हम सिलिकॉन्स भी कहते हैं, ये सिलिकॉन्स होते हैं। ये चीज़ क्या होती है? सिलिकॉन पॉलीमर आर सिलिकॉन्स is a polymer in which an alternating silicon oxygen block in a backbone with organic group may be attached on the branches। यानी कि अल्टरनेट वे में सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक ब्लॉक बनाएंगे बैकबोन के अंदर। तो ये देखें कि नीचे ये मैंने एक बनाया है पॉलीमर सिलिकॉन्स का, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो अल्टरनेट वे में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं,
ठीक है। और ये जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, जिस तरह ये रेड वाला आपको शो हो रहा है, ये एक इसमें एक ब्लॉक बन गया। सिमिलरली ये एक यहाँ से जो ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है, ये दूसरा ब्लॉक बन गया। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन वाला ये थर्ड ब्लॉक बन गया। ये फोर्थ वन ब्लॉक बन गया। तो डिफरेंट ये इसमें ब्लॉक्स हो सकते हैं, होते हैं। और इसमें जो दूसरा है, ऑर्गेनिक ग्रुप में बी अटैच्ड ऑन द ब्रांचेस। ये हो सकते हैं कि उनकी जो ब्रांचेज है वहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच हो। जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। तो उसकी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है। तो ये एक हमारे पास बन गया बेटा जी पॉलीमर। और इस पॉलीमर में ये एक बन गया हमारे पास बहुत जिसको हम कहते हैं बैकबोन। और ये जो बैकबोन है, इसमें आप देखें कि हाइड्रोकार्बन की बैकबोन नहीं है, बल्कि ये इनऑर्गेनिक कंटेंट जो हैं उनकी बैकबोन है। और व्हाट इज़ द, ये जो नीचे लिखा हुआ है n इज़ ए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि कितने नंबर ऑफ़ द ब्लॉक्स इसमें अवेलेबल हैं। क्योंकि ये एक लॉन्ग चेन होगी जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मालिक्यूल, मोनोमर्स जिसको हम कहते हैं, ये यूनिट्स कंबाइन होके पॉलीमर्स बनाते हैं। तो ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको हम कहते हैं कि ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, जो कि मोनोमर को अटैच करके पॉलीमर्स बनाती है। इसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट है, इस ऑर्गेनिक पार्ट की वजह से ये होगा कि ये जो प्लास्टिक है सिलिकॉन पॉलीमर का, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्लास्टिक से मैच करेंगी। यानी कि ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो इसमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ ले आएगा। लेकिन इसमें ये जो चेन रिप्लेस की है, इस चेन की वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। क्योंकि इसका जो बैकबोन है उसमें इनऑर्गेनिक का लिंकेज है, और ये जो इनऑर्गेनिक का लिंकेज है ये स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक। प्रिपरेशन ऑफ द सिलिकॉन पॉलीमर, हम नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन की तरफ या उसकी सिंथेसिस की तरफ चल रहे हैं। This polymer is formed by the hydrolysis of the compound such as silicones। ये सिलिकॉन्स जो होते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है, इनसे इनकी हाइड्रोलिसिस करवा के बनाए जाते हैं। इन दिस कंपाउंड सिलिकॉन बॉन्ड एक्सपेल वाटर एंड फॉर्म ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड। अब देखें कि ये क्या है, ये सिलिकॉन्स हैं। अब ये सिलिकॉन्स जो हैं, यहाँ पर इसको हम सिलेन कहते हैं। सिलेन इज़ जस्ट लाइक फॉर दी अल्केन। और अल्केन आपको पता है क्या होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं, यानी कि कार्बन के साथ चारों वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई होती हैं। और इसी तरह अगर सिलिकॉन के साथ उसकी चारों ही वैलेंसी सेटिस्फाइड हों तो उसको सिलेन कहते हैं। जिस तरह हम इसको अल्केन कहते हैं, इसको सिलेन कहते हैं, और ये भी सेचुरेटेड होता है। अब होगा क्या, इसके हम मेकनिज़म की तरफ देखते हैं इसको, कि ये सिलिकॉन है, इसके साथ ये दो क्लोरीन है, एक ये वाला दूसरा ये वाला, और दो इसके साथ मिथाइल ग्रुप हैं। ये OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और आपको पता है कि ये जो OH का न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन क्या है, बैड न्यूक्लियोफाइल है और गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये OH इसको यहाँ से रिप्लेस करके ख़ुद यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी, और उस सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होगा कि क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा विद OH, और ये हमारे पास फिर नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड बनेगा। ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। और इसमें देखें, मैं जर्नल इसका ये रिएक्शन ऐसे होगा कि ये क्लोरीन और ये OH कहाँ से आएगा, लेट्स सपोज ये वाटर से आ रहा है, तो ये दो क्लोरीन है, सो दैट्स वाई दो ही वाटर मालिक्यूल की इसके लिए हमें ज़रूरत होगी। तो
तो इन्होंने इसको रिप्लेस करवा दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, तो हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है जिसको हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं कि ये बन चुका है। और फिर ये होगा कि ये डिफरेंट कंपाउंड जो हैं आपस में कंबाइन होंगे और कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यानी कि वाटर इससे रिमूव होगा। ये देखें कि ये मैंने जस्ट 3 कंपाउंड लिखे हैं सिलिकॉन के। तो ये होगा कि इसका अब ये आप देखें कि ये इसका OH और इसका H ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये आपस में इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। सिमिलरली भी कुछ ऐसा ही होगा, इसका H और इसका OH ये आपस में कंबाइन होके वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे और कंडेंसेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिर डिफरेंट टाइप्स के जो मोनोमर्स हैं वो इस तरीके से आपस में उनकी अटैचमेंट होती जाएगी और ये एक पॉलीमर बनता जाएगा। ये जस्ट मैंने इसके जो 2 मोनोमर्स थे उनको कंबाइन किया था। अब ये जो जिस तरह की एक ब्रैकेट टाइप होती है, ये लगाने का पर्पज़ यही होता है कि हम इसे ये शो कर रहे होते हैं कि ये आगे मोनोमर्स की चेन अवेलेबल है, यानी कि ये एक पॉलीमर है। ठीक हो गया। तो ये है जी इसकी सेंसेस, जिस तरीके से हमने इसकी सेंसेस करते हैं या कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ इस सिलिकॉन पॉलीमर की बिल्कुल वैसी होती हैं जिस तरह की प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ इसमें प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं ड्यू टू हाइड्रोकार्बन्स। और ये हाइड्रोकार्बन जो हैं ये ब्रांचेस में अवेलेबल होते हैं, ब्रांचेस के अंदर हाइड्रोकार्बन अटैच होते हैं ये वाले। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी ऑलमोस्ट वही होंगी जो कि एक प्लास्टिक की होती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक जो प्लास्टिक है उसके कंपैरेटिव ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एप्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं जी, इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। पहली एप्लीकेशन ये है, दे आर यूज्ड एज ऑयल एंड ग्रीसेस। हम जो ये सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं या जो इनऑर्गेनिक, हम बल्कि इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो ये ऑयल और ग्रीसेस के तौर पे यूज़ होते हैं, और इसको ज़्यादा फेवरेबली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो ऑयल होते हैं ये वोलाटाइल ऑयल नहीं होते, ये हीट को बर्दाश्त करते हैं और इनकी इवेपोरेशन नहीं होती। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मोबाइल है वो सिंथेटिक इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, वो नेचुरल नहीं करते हैं, क्योंकि नेचुरल तो वो हाइड्रोकार्बन वाला ही मोबाइल होता है, लेकिन जो सिंथेटिक होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो वोलाटाइल नहीं होता, उसकी बर्निंग नहीं होती और उसकी जो क्वांटिटी है वो उस इंजन के अंदर पूरी ही रहती है। दूसरा जो है इसका दे कैन, और सिमिलरली ग्रीसेस, इंजन में जो ग्रीसेस यूज़ की जाती हैं वो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की ही होती हैं, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक होंगी तो उनमें हीट रेजिस्टेंस नहीं होगी और अल्टीमेटली इंजन के अंदर तो हीट ही प्रोड्यूस होगी, और अगर वो हीट रेजिस्टेंस नहीं है तो वहाँ पर उनकी जो है वो स्किप हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे या वो जल जाएंगे और फिर उसका ये यूज़लेस हो जाएगा। इसलिए जो ग्रीसेस हैं वो भी इनऑर्गेनिक टाइप ही यूज़ की जाती हैं। और फिर है जी सेकंड, दे कैन बी यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्लास्टिक एंड रबर। ऑर्गेनिक प्लास्टिक और रबर के लिए इसको मोस्टली सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो उसका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर उसमें इसको यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि ये जो प्लास्टिक जिसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना है ये प्लास्टिक ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द के ऑर्गेनिक। सिमिलरली फॉर द रबर भी ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, हीट रेजिस्टेंस होगी इसके अंदर भी। टेम्परेचर एंड केमिकल रेजिस्टेंस, ग्लू, ये जो ग्लू बनता है डिफरेंट चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो इसको भी इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें अब यूज़ किया जा रहा है। पहले इसमें प्योर ऑर्गेनिक ग्लू यूज़ किया जाता था। अब ये जो ऑर्गेनिक ग्लू होता था ये
इसमें कूलिंग और हीटिंग दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इसमें उसको बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं थी। तो ये इसकी बजाय जब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया तो उस इनऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से उसमें टेम्परेचर के अंदर भी रेजिस्टेंस आई, वो हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को ग्लू से जोड़ के धूप में भी रख देते हैं तो वो वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता था। लेकिन अब जो ग्लू प्रिपेयर कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसमें हीट को और केमिकल रेजिस्टेंस भी होती है इस ग्लू के अंदर। And fourth and last one, they are used as the polishes। और पॉलिशेस में भी यही उसका कि जो डिफरेंट टाइप के शू पॉलिश हैं या कार पॉलिश है या दूसरी कोई और पॉलिशेस हैं, उनमें भी फर्नीचर पॉलिश है। तो इसी टाइप का मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि वो लॉन्ग टाइम उसके ऊपर स्टे कर सके। तो ये था हमारा लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट था इसका। अभी जो सेकंड पार्ट है इसके बाद मैं वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड करता हूँ। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।